दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी evidentmedia.com। मित्रों, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज बिहार की सियासत पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ जा रही है और कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में दो इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। इसके पहले करोड़ों की बैंक में लूट और लगातार हत्या लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। तेजस्वी इसको लेकर काफी हमलावर हैं नीतीश कुमार पर, बीजेपी और जेडीयू सरकार पर। लेकिन इसके बाद भी कहीं भी ये रुक नहीं रहा है। कोई सरकार की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आज भी हमला हुआ है, कल भी हुआ है, कल जहानाबाद में, आज फिर मुंगेर में, हर जगह हमले ही हो रहे हैं। देखिए, सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। इस वजह से अपराधियों का मन जो है पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। जो एएसआई हैं, जिन लोगों को आम नागरिकों की सुरक्षा में लगाया गया है, वो पुलिस वाले अगर सुरक्षित नहीं हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है एक जगह नहीं पूरे बिहार में, तो यहाँ सुरक्षित कौन बचा? फिर सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं नीतीश जी के राज में। और एक हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है एनसीआरबी का। अगर एनसीआरबी का डेटा के मुताबिक आप देखिएगा तो 20 सालों में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री भी हैं, गृह मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास है। इन 20 सालों में नीतीश कुमार जी के राज में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 60,000 मर्डर हुआ है और 25,000 बलात्कार हुए हैं, यानी 25,000 रेप जो है वो हुआ है नीतीश जी के राज में। नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। वो हमेशा उन्हें अभी सियासत का बच्चा ही मानकर इस तरीके से बयान देते हैं और हर बयान में ही कहते हैं कि तेजस्वी क्या बात करेंगे, उनके पिताजी लालू को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया है। तो पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। तो बिहार की सियासत जो कुछ महीने बाद मतदान होना है, जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के समर्थक कई साधु संत लगातार बिहार में अपने धार्मिक प्रवचन कर रहे हैं और उसे हिंदुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के लिए एक तरीके से अघोषित रूप से उसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने जातीय समीकरण जोड़ने में जुटे हैं और निरंतर घट रही घटनाओं को, चाहे आपराधिक घटनाएं हो रही हो, चाहे और तरह घटनाएं हो रही हैं, उस पर आक्रामक हैं। बिहार के पिछड़ेपन को लेकर काफी आक्रामक हैं और नीतीश कुमार को एक तरीके से बीमार मुख्यमंत्री बोलकर उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितना बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करे या तेजस्वी यादव कांग्रेस जातीय ध्रुवीकरण को लेकर अपना सियासत कर रही है, आज भी नीतीश कुमार के आसपास ही बिहार की सियासत घूम रही है और माइनस नीतीश कुमार किसी की भी सरकार बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 से 14% वोट जो नीतीश कुमार का अपना है, जिसको उन्होंने अपने पिछले 23 साल के कार्यकाल में एक आधार वोट बैंक तैयार किया, उसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। उस वोट बैंक के बिना किसी की बहुमत सरकार बनना बहुत मुश्किल है और वोट बैंक नीतीश कुमार के पास आज भी सुरक्षित है। वो जिधर जाते हैं उस 12 से 14% वोट बैंक वो उस तरफ जाता है। जब आरजेडी के साथ जाते हैं, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में जाते हैं, तो वोट बैंक का लाभ उस गठबंधन को मिलता है और जो बीजेपी के साथ रहते हैं बीजेपी को मिलता है, क्योंकि वोट बैंक के बिना बीजेपी काफी कमजोर हो जाएगी और वही वोट बैंक जब नीतीश कुमार का जो समर्थक जुड़ेगा तो बीजेपी निश्चित रूप से काफी मजबूत दिखाई देती है। जहां तक बिहार की 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो पूरी तरीके से एक रणभूमि बन गया है। लगातार नए नए बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यह भी बात हो रही है कौन किसके साथ रहेगा। कांग्रेस को भी लेकर चर्चाएं हो रही कि कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जिस तरीके से उनका आया राम गया राम पलटी मार उनका एक परसेप्शन बना हुआ है,
उनको लेकर भी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो हालात हैं, नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। जहां तक है एक नए पार्टी का जो कभी राजनीतिक विश्लेषक हुआ करते थे प्रशांत किशोर, वो भी अपनी वजूद, अपना अस्तित्व बनाने के लिए बिहार में लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 2 साल से यात्राएं भी की हैं, उपचुनाव भी लड़े हैं और आज भी वो अपनी उपयोगिता, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए 2025 में विधानसभा चुनाव में मैदान में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और वो भी चूंकि मीडिया से काफी फ्रेंडली है, मीडिया उनको काफी महत्व देती है और सभी दलों के लगभग, कभी नीतीश कुमार के, कभी 2014 मोदी जी के वो चुनावी रणनीति कर रहे हैं, उससे भी उनका महत्व रहता है और मीडिया में अक्सर वो चर्चा में रहते हैं। उनके दिए गए बयानों को काफी गंभीरता से लिया भी जाता है, तो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जितनी भी सियासत उठापटक बिहार में हो रही है, उस सब के केंद्र बिंदु में आज भी नीतीश कुमार ही हैं और वहां का जातीय ध्रुवीकरण की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उससे बाहर 2025 विधानसभा चुनाव में भी बिहार नहीं निकल पाएगा। ध्रुवीकरण धार्मिक भी हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण पर आज भी बिहार का जातीय ध्रुवीकरण भारी दिखाई दे रहा है। तो 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार को लेकर नए नए आरोप प्रत्यारोप के दौर, समीकरण जो बन रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अब जब चुनाव घोषित होंगे या चुनाव के पहले कौन पार्टी, कौन जातीय नेता किसके साथ गठबंधन करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और काफी चुनाव को प्रभावित करने वाला होगा। आज की तारीख में जितने जातीय समीकरण हैं, जातीय नेता हैं, चाहे दलित के हों, पिछड़े के हों, वो सभी बीजेपी के साथ खड़े हैं। आरजेडी भी अपने समीकरण को बनाने में जुटी है, कांग्रेस भी अपना अस्तित्व आरजेडी के साथ मिलकर और अलग भी देख रही है, इसलिए नया प्रभारी बनाए गए, वो भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगे हुए। लेकिन निश्चित रूप से मानिए 2025 विधानसभा चुनाव बिहार का काफी महत्वपूर्ण है और जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर क्या अंत में परिणाम देगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बार गठबंधन, जातीय गठबंधन दल हैं, किसके साथ करते हैं, वो भी एक अहम भूमिका होगी। लेकिन फिर आज कहा जा सकता है कि आज भी बिहार की सियासत में नीतीश ही ऐसी धुरी हैं जिनके आसपास पूरी सियासत घूम रही है। नीतीश जिधर जाएंगे सरकार उधर ही होगी, ये भी माना जा रहा है। धन्यवाद।